नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश के साथ वार्ता की। विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के घरेलू गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से चिंतित है। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने कहा कि लोकपाल की कार्यप्रणाली में दक्षता की कमी है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। आईजीआर का ये तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किया गया है। ये रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती है और उन्हें रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष निकल करके आए, जिसमें न्यायपालिका के बारे में ये कहा गया है कि सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर देश में कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि न्यायाधीशों की कमी है। इसके अलावा जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के अपने सभी SC, ST और OBC कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सका है। साथ ही उच्च न्यायालयों में SC, ST और OBC वर्ग के न्यायाधीशों पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। वहीं पुलिस के संबंध में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। अब इसमें केवल एक राज्य है जो है कर्नाटक। इसने पुलिस बल में SC, ST और OBC के लिए अनिवार्य कोटा भर लिया है। 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी पुलिस स्टेशन अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में ज्यादा आबादी को सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि पुलिस और जनसंख्या का जो अनुपात है वो भी सही नहीं है। वहीं जेलों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से ज्यादा है। वर्ष 2020-21 में 24 राज्यों में कुल कैदियों में केवल 5% कैदी ही शिक्षित थे। विधिक सहायता के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विधिक सेवा क्लिनिकों की संख्या 14,159 जो कि 2020 में थी, इससे कम होकर 4,742 रह गई है 2022 में। वहीं लोक अदालतों के मामले में कहा गया है कि लोक अदालतों ने 2021-22 में 7,322 करोड़ रुपए मूल्य के मामलों का निपटारा किया है, यानी कि लोक अदालतें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मार्च 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक सभी 25 SHRCs में कुल 33,312 मामले लंबित हैं और सभी 25 SHRCs में औसतन 44% रिक्तियां हैं। आइए अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल हो गया है। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश है। फिनलैंड सभी सोवियत संघ के एक मैत्री समझौते के तहत एक तटस्थ देश हुआ करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद वो नाटो के करीब होता चला गया। नाटो के संगठन के सदस्य के रूप में फिनलैंड नाटो की सामूहिक सुरक्षा का हिस्सा है और इस रूप में उसे उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में निहित सुरक्षा की गारंटी प्राप्त है। दरअसल यूक्रेन पर हमला होने के बाद रशिया के आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें कहीं न कहीं ये भय उत्पन्न हो गया है कि अगर रशिया उन पर आक्रमण करता है तो इस स्थिति में वो सुरक्षा कहां से प्राप्त करेंगे। और यही रीजन है कि अब एक एक करके बहुत से राष्ट्र नाटो की तरफ देखने लगे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। अच्छा, सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये है कि एक सदस्य देश के विरुद्ध आक्रमण होने पर सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उसका जवाब देंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो की स्थापना 1949 में वॉशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इसे यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 51 से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नाटो का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसने अपने क्षेत्र में संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सदस्य देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जे संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में किए गए हैं। ये दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं।
और आइए अब बात करते हैं अवसंरचना क्षेत्र की। प्रधानमंत्री ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया है। ICDRI आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। आपदा रोधी अवसंरचना में महत्वपूर्ण भवन, सार्वजनिक सामुदायिक सुविधाएं, पारगमन प्रणालियां, दूरसंचार और विद्युत प्रणालियां शामिल हैं। ये ऐसी अवसंरचनाएं हैं जिन्हें बाढ़, भूकंप या वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। आपदा रोधी अवसंरचना के महत्व की बात करें तो ये प्राकृतिक आपदाओं के बाद संपूर्ण अवसंरचना के पुनर्निर्माण की आर्थिक लागत को कम कर सकती है। ये आपदाओं की वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाकर इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। ऐसी अवसंरचनाएं आपदा के बाद प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार की निर्बाध व्यवस्था में मदद करती हैं। आपदा की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है और ऐसी घटनाएं आपदा रोधी अवसंरचना को अपरिहार्य बनाती हैं। हाल ही में तुर्की में आया भूकंप इसका एक उदाहरण है। आपदा रोधी अवसंरचना की दिशा में और भी कई पहलें की गई हैं, जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद भारत ने CDRI के गठन की घोषणा की थी। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए अपनाया गया है। ये फ्रेमवर्क आपदा जोखिम को कम करने के लिए 4 कार्य प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है और ये प्राथमिकताएं हैं: आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम गवर्नेंस को मजबूत करना, लोडशीलता के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना और रिकवरी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर के लिए आपदा संबंधी तैयारियों को बढ़ाना। वर्ष 2022 में वित्तीय संसाधन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई थी। ये आपदा रोधी अवसंरचना पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि G20 के कार्यकारी समूहों में CDRI को शामिल किया गया है। CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक साझेदारी है। इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना, ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन। भारत भी इसका एक सदस्य है। CDRI आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के संपर्क बिंदु पर कार्य करेगा। अगली खबर है भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में। ये पेपर 2 का टॉपिक है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश के साथ वार्ता की है। इस द्विपक्षीय वार्ता में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष आए हैं। इसमें भारत भूटान की आगामी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपना समर्थन और बढ़ाएगा। भारत ने भूटान को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विविध बहुक्षेत्रीय परियोजनाओं और लघु विकास परियोजनाओं के लिए सहायता, प्रत्यक्ष बजटीय समर्थन आदि के रूप में 4500 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की है। भारत भूटान के अनुरोध पर मौजूदा क्रेडिट सुविधा के अतिरिक्त स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा देने पर विचार करने पर सहमत हुआ है। इसके अलावा भारत चुखा पनबिजली परियोजना के प्रशुल्क वृद्धि पर सहमत हो गया है। भारत भूटान के बीच प्रस्तावित रेल नेटवर्क कोकराझार गेलफू के निर्माण में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 1949 की भारत भूटान शांति और मैत्री संधि भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने भूटान में 3 पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया है। ये तीनों परियोजनाएं चालू अवस्था में हैं और भारत को अधिशेष बिजली का निर्यात कर रही हैं। ये 3 परियोजनाएं हैं चुखा, कुरीचू और ताला। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने कहा है कि डोकलाम में सीमा विवाद को हल करने में चीन की भी बराबर भूमिका रही है। उनके इस कथन ने भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। भूटान ने चीन के साथ अपनी सीमा वार्ताओं पर हमेशा चुप्पी बनाए रखी है। भूटान के चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है। अगली खबर है विश्व व्यापार संगठन से। WTO सदस्य देशों के घरेलू गुणवत्ता नियंत्रण उपायों से चिंतित हो गया है। कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के मुताबिक भारत के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCOs संरक्षणवाद की ओर उन्मुख प्रतीत होते हैं। इन विकसित देशों का ऐसा मानना है कि भारत संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहा है। उनका ये भी कहना है कि संभवतः भारत के ये उपाय तकनीकी बाधाओं पर समझौते के अनुरूप नहीं है।
व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौते की बात करें तो ये समझौता अक्सर व्यापार के दौरान पालन किए जाने वाले पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं जैसे तकनीकी मानकों और पर्यावरण गुणवत्ता संबंधी मानकों पर विनियम प्रदान करता है। WTO ये निर्धारित करता है कि सदस्य देश इन नियमों का पालन करते समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगे। इन समझौतों ने व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों, तकनीकी विनियमनों और अनुरूपता आकलन प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। QCOs के बारे में बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो QCOs के लिए प्रमाणन प्राधिकरण है। QCOs का मुख्य उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाली और बहुत सस्ती वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हो। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत मानक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के साथ साथ घरेलू उत्पादों पर भी लागू होते हैं। अब इसमें भारत का पक्ष ये है कि उसके उत्पाद मानक संबंधी सभी आदेश पूरी तरह से WTO के मानदंडों के अनुरूप हैं। उसका तर्क ये भी है कि सभी देशों के पास उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने मानक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड होने के बावजूद भी प्रत्येक देश के अपने अलग अलग मानक हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ये राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी नियमों को शासित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व का 98% व्यापार इस संगठन के दायरे में आता है। इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित होता है। इसकी महापरिषद दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। और अगली खबर है DOPT से, यानी कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने ये कहा है कि लोकपाल की कार्यप्रणाली में दक्षता की कमी है। समिति ने प्रमुख टिप्पणियां ये की हैं कि लोकपाल के पास दर्ज केवल 3 शिकायतों की पूरी जांच की गई है। लगभग 90% शिकायतें निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। इसने लोक सेवकों के विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार संबंधी 68% शिकायतों का बिना किसी कार्रवाई के निपटान कर दिया। इसने आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी एक भी व्यक्ति पर अभियोजन नहीं चलाया है। अध्यक्ष का पद पिछले 10 महीने से रिक्त पड़ा था। ये लोकपाल अधिनियम 2013 के निर्देशों के खिलाफ है। समिति ने ये भी नोट किया है कि संगठन में लगभग 50 पद रिक्त हैं। इसीलिए रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई कि केवल तकनीकी आधारों पर और शिकायतों के प्रारूप में नहीं होने के कारणों के आधार पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों का कर्मठता पूर्वक निपटान करना चाहिए। साथ ही देश के भीतर भ्रष्टाचार रोधी परिदृश्य को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोकपाल में नियुक्तियों में देरी को कम करने की भी जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत भ्रष्टाचार रोधी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसे केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ये प्रधानमंत्री सहित लोक सेवकों के सभी वर्गों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर सकता है। हालांकि सशस्त्र बल लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विंडफॉल टैक्स। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। इस कर को मुख्य रूप से लक्षित उद्योग की उन कंपनियों पर आरोपित किया जाता है जो अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से ऊर्जा की कीमतों में हुई वृद्धि से प्राप्त लाभ पर कर आरोपित करना। इसे आमतौर पर एक बारगी रूप से भूत लक्ष्य या रेट्रोस्पेक्टिवली प्रभाव से आरोपित किया जाता है। ये कर की सामान्य दरों से ज्यादा होता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरण करना है। उदाहरण के लिए विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स या लॉटरी या गेम पर आरोपित करों को भी विंडफॉल टैक्स के रूप में माना जाता है। अगला टॉपिक है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM। यूरोपीय संघ शैली के CBAM से भारत द्वारा यूनाइटेड किंगडम को किए जाने वाला धातु निर्यात प्रभावित हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रस्तावित CBAM यानी कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर टैक्स के समान है। इसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना है। CBAM का उद्देश्य आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है। अब इसमें ऐसे विकासशील देश जो कि निर्यात पर निर्भर हैं, वे इस कदम के खिलाफ हैं। ऐसे देशों का ये मानना है कि CBAM के परिणाम स्वरूप बाजार में विकृति आ सकती है और निर्यात महंगा हो सकता है। अगला टॉपिक है डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन मॉडल।
नासा के शोधकर्ताओं ने डैगर नामक एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है। ये भूचुंबकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और सौर तूफानों से संबंधित चेतावनी प्रदान करने का कार्य करेगा। आने वाली सौर पवनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए ये मॉडल उपग्रह डेटा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करेगा। ये पृथ्वी पर कहीं भी आने वाले सौर तूफान की जानकारी 30 मिनट पहले प्रदान करेगा। ये समय महत्वपूर्ण प्रणालियों को सौर तूफानों से बचाने के लिए पर्याप्त है। सौर पवनें सूर्य से प्रवाहित होती हैं। ये अपने साथ कई पदार्थों को धारा के रूप में साथ लाती हैं। इनके साथ सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र भी अंतरिक्ष में सक्रिय हो जाता है, जो दुनिया में मौजूदा इलेक्ट्रिकल अवसंरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इसमें मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो शामिल है। MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो का उपयोग अमेरिकी सतही जहाजों, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के जरिए किया जाता है। ये उनका प्राथमिक पनडुब्बी रोधी युद्धक हथियार है। इसे पहले लाइटवेट हाइब्रिड टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता था। लाइटवेट टॉर्पीडो उथले जल में और जवाबी कार्रवाई के रूप में कार्य कर सकता है। ये एक प्रत्यागामी यानी कि बाह्य दहन इंजन द्वारा संचालित होता है, जो ऑटो सेकंड तरल ईंधन का दहन करता है। ये जल के भीतर लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें वर्गीकृत कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। पहला एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत व्यावसायिक स्पाईवेयर के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों की पहचान की जाएगी। ये इस तकनीक के प्रसार और उपयोग पर सख्त घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों के महत्व को रेखांकित करता है। स्पाईवेयर एक तरह का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है। इसे किसी एंड यूजर्स की जानकारी के बिना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये डिवाइस पर हमला करता है और संवेदनशील जानकारी और इंटरनेट उपयोग संबंधी डेटा को चुराता है। साथ ही इस डेटा को विज्ञापन दाताओं, डेटा कंपनियों या बाहरी यूजर्स के बीच प्रसारित कर देता है। स्नेल फिश या फिर घोंगा मछली। जापान के दक्षिण पूर्व में इजू ओगासावरा ट्रेंच में 8,336 मीटर की गहराई पर एक अज्ञात स्नेल फिश प्रजाति की तस्वीर ली गई है। ये प्रजाति स्यूडोलिपारिस जीनस से संबंधित है। स्नेल फिश को समुद्री घोंगा भी कहा जाता है। ये गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है। स्नेल फिश की 400 से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां हैं। इनका आकार लंबाई में कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1 मीटर तक होता है। ये उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, आर्कटिक और अंटार्कटिक के ठंडे समुद्री जल में पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हिमस्खलन। सिक्किम में गंगटोक नाथुला सड़क मार्ग पर हिमस्खलन के कारण कई पर्यटकों की मौत हो गई। हिमस्खलन चट्टानी मलबे सहित हिम का ढलान तेजी से नीचे की ओर संचलन है। हिमस्खलन तब शुरू होता है जब हिम का एक अस्थिर खंड ढलान से टूटकर अलग हो जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। चट्टानी हिमस्खलन, इसमें टूटे हुए चट्टान के टुकड़े होते हैं। बर्फ हिमस्खलन ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र में होता है। और मलबा हिमस्खलन असमेकित सामग्री जैसे कि पत्थर और मिट्टी की वजह से होता है। अगला टॉपिक है प्रोसोपिस चिलेंसिस। एक अध्ययन के मुताबिक प्रोसोपिस चिलेंसिस मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीपों में देशज वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रोसोपिस चिलेंसिस विदेशी वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है। ये शुष्क क्षेत्रों का सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है। ये दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की स्थानिक प्रजाति है और ये 4 देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू। प्रोसोपिस चिलेंसिस एक फलीदार वृक्ष है। ये आकार में छोटे से लेकर मध्यम तक हो सकता है। ये 12 मीटर की ऊंचाई और 1 मीटर व्यास तक बढ़ता है। प्रोसोपिस चिलेंसिस को चिली मेस्काइट के नाम से भी जाना जाता है। GOMBR भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आर्कटिक प्रदेश से प्रवास करने वाले तटीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण अधिवासों में से एक है। बशोली चित्रकला। ये कठुआ जिले की स्थानीय लघु चित्रकला शैली है। इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ये जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र GI टैग वाला उत्पाद है। इसे पहाड़ी चित्रकला की प्रथम शैली माना जाता है। इस शैली में चित्रों को कागज, कपड़े या लकड़ी पर चित्रित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंजकों और रंगों का उपयोग किया जाता है। GI टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेतक है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति के कारण इनमें कुछ गुण या प्रतिष्ठा होती है। स्लीनेक्स। स्लीनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।